नमस्कार। मेरा साप्ताहिक स्टॉक मार्केट का रिव्यू। पिछले हफ्ते के बारे में मैंने डिटेल्ड एक राइटअप लिखा था, शायद आपने देखा होगा। मेरे यूट्यूब पोस्ट में भी है, फेसबुक में भी है, लिंक्डइन में है, तो पढ़िए। पर अभी ब्रीफली समराइज करता हूँ। अच्छा हफ्ता था क्योंकि ऑल द लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप पॉजिटिव में एंड हुए हैं। उसके अलावा आपने देखा तो मोस्ट ऑफ द सेक्टर भी पॉजिटिव में एंड हुए। और बड़ी चीज़ तो थी इस हफ्ते के बारे में कि एक बदलाव की लार्ज कैप इंडेक्स ने ब्रॉडर मार्केट को आउट परफॉर्म किया। अभी हाल में देखें तो मिड एंड स्मॉल कैप और माइक्रो कैप बेहतर कर रहे थे, आपको याद होगा। बट इस हफ्ते लार्ज कैप ने लीड ले लिया। और वो लीड का कारण क्या था? दो चीज़। एक, एफआई की वापसी। इस हफ्ते एफआई नेट बायर्स थे 6,000 करोड़ लेकर, और डीआईएस ने उनको मैच किया। उन्होंने भी 5,000-6,000 करोड़ खरीदा, राइट। मगर ये खरीदारी कहाँ किया था, यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईटी सेक्टर में बहुत बड़ा चालान लगाया इस हफ्ते। कारण क्या है? कुछ दिनों से ही देख रहे हैं कि उधर अमेरिका में ब्रोकर्स, स्टॉक ब्रोकर्स जो कवर करते हैं, गूगनहाइम एक स्टॉक ब्रोकर एनालिस्ट था, फिर जेफरीज एक एनालिस्ट, इन्होंने सब अपग्रेड कर दिया आईटी सेक्टर को। कहने ये कह रहे हैं कि एआई का थ्रेट तो है, मगर बहुत ओवर करेक्ट हो गया मार्केट उस थ्रेट के माफिक। उतना खराब नहीं है बिजनेस करके उन्होंने न्यूट्रल को अपग्रेड कर दिया कोई स्टॉक्स को। तो यूएस में एक सॉफ्टवेयर रिलेटेड सरप्राइज का रैली चल रहा है। 10-15% एक्सेंचर, सेल्सफोर्स जैसे कंपनी की स्टॉक प्राइस बढ़ी है। इसके साथ ही उधर एआई के ऊपर थोड़ा दबाव आया है, क्योंकि जो कैपेक्स एआई में खर्चा कर रहे हैं, उसके अलावा चाइना की कोई कंपनी है जो कंपटीशन में आ गई, तो ये थोड़ी हलचल मची हुई है। तो एआई में भी कुछ करेक्शन है। कोरिया में बहुत ज़्यादा करेक्शन था, मगर वो लिवरेज ट्रेडिंग के कारण था। मगर एआई स्टॉक ही चला रहे थे कोरिया में, तो नेचुरली उसका इम्पैक्ट दिखा। तो ये एक तरफ एआई का थोड़ा स्लो डाउन, और दूसरी तरफ सॉफ्टवेयर की आउटलुक में थोड़ी बदलाव वर्ल्ड वाइड में। इंडियन आईटी में ऊपर एफआईएस और डीआईएस ने आईटी को खरीदा, तो आईटी का 6% से ज़्यादा इस हफ्ते में बढ़त था। उसके अलावा जो अच्छे परफॉर्म करने वाली सेक्टर थी ऑटो, क्योंकि सभी, ऑलमोस्ट सभी विदाउट एक्सेप्शन कंपनियों ने अच्छा टॉप लाइन ग्रोथ दिखाया, और बहुत सारे ने ईपीएस ग्रोथ को भी अच्छा दिखाया, क्योंकि टॉप लाइन ग्रोथ, ऑपरेटिंग लीवरेज हाई होने के नाते इनका जो सेल्स इतना बढ़ा कि उनको जो कॉस्ट क्रूड का रिलेटेड इनपुट्स, टायर में, पेंट में, सब में क्रूड जाते हैं, उसका कॉस्ट को कॉम्पनसेट करके मार्जिन को भी एक्सपेंड कर सकते थे। ये उन्होंने दिखाया। तो ये बहुत बड़ी पॉजिटिव ऑटो सेक्टर के लिए ये हफ्ते में हुआ। तो इसके अलावा देखें तो ऑलवेज मिस्टर ट्रंप और ईरान को भूल नहीं सकते। इस हफ्ते भी उनका हलचल था, तो तेल भी 88-89 के लेवल पे था। अब कल खबर आई, अभी अगले हफ्ते के बारे में सोचेंगे तो कल खबर आई कि ट्रम्प ने कहा कि मैं अभी एक्शन, मिलिट्री एक्शन को बंद कर रहा हूँ, और डील के लिए अभी टाइम सही है करके उन्होंने मिडिल ईस्ट से सब लोगों ने पूछा, इसलिए वो कर रहे हैं। मगर अभी अभी ईरान की से खबर आई कि मैं हॉर्मुज स्ट्रेट का कंट्रोल छोड़ूंगा नहीं, तो वापस तेल 90 के ऊपर चल गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। अभी अगले हफ्ते के ऊपर देखें तो बहुत ट्रिगर्स है इस हफ्ते के लिए। एक ट्रिगर तेल की मामला है, जो अभी 90 वापस पार कर रही है। अगर 90, 95, 100 के पास जा रही है तो वो खराब होगा हमारे मार्केट के लिए। दूसरा जो एक नया चीज़ आया, जो मैंने नीरज भाई के साथ शो में भी कवर किया है, और वो है येन कैरी ट्रेड। क्या हुआ है कि येन में, आपको थोड़ा 2 मिनट लेता हूँ उसको एक्सप्लेन करने के लिए, कि बहुत सालों से क्या होता था कि येन के जापानीज रेट्स 0 के आसपास थे, और यूएस के रेट्स को पता है 2 से लेकर 3-4 तक चल रहे थे, एक दशक की बात करें तो बहुत लोग ये 0 में बोरो करके 4 में निवेश करना, यूएस डेट में ही डालते थे। और उनके लिए क्या था कि बोरोइंग तो उनका फ्लोटिंग रेट में होता है, कोई फिक्सड रेट लोन तो नहीं था। तो उनकी उम्मीदें क्या थी कि अरे ये 0 पे रहना है, और सेकंड, करेंसी को भी वही स्टेबल रहना है। नहीं तो क्योंकि येन में बोरो कर रहे हैं, 3 साल के बाद या 1 साल के बाद उनको वो येन वापस करना है डॉलर से येन, तो वो रेट, करेंसी रेट भी उनको प्रॉफिट को अफेक्ट करेगा। तो ये दो उम्मीदें जो थी वो ज़्यादातर दशकों से सही था कि येन की इंटरेस्ट रेट कम रही, 0 के आसपास, और येन का करेंसी भी स्टेबल रहा डॉलर के आसपास, डॉलर की माफिक। मगर अभी 1 साल से थोड़ा बदलाव आ गया है। क्या है कि पहली बार है कि ये 0 इंटरेस्ट रेट्स, तो क्योंकि उधर भी इन्फ्लेशन बढ़ने लगा, और इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण इंटरेस्ट रेट भी बढ़ने लगे। और 1 साल पहले की बात करें तो 1.5% पे था इंटरेस्ट, तो 1.5%, और तभी भी यूएस इंटरेस्ट रेट 4 के ऊपर गई थी ना। तो ये कंपैरिजन में अभी भी 2.5% का प्रॉफिट बन रहा है, मगर इंटरेस्ट रेट को क्या 1.5 पे रहेगी। दूसरा, करेंसी का क्या होगा। तो अब क्या हुआ है कि करेंसी में हलचल आ रही है, और
वहाँ पे इन्फ्लेशन और बढ़ने के कारण इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रहे हैं। तो इस एक साल में 1.5% का इंटरेस्ट से अब 2.8% तक पहुँच गया है 10 ईयर जापानीज यील्ड। तो उनका नेचुरली वो कॉस्ट जो है वो बढ़ता गया यन कैरी ट्रेड। मगर यूएस का इंटरेस्ट रेट क्या हुआ, 4.5 के से भी 4.5 की पर आया है। तो नैरो हो गया इंटरेस्ट स्प्रेड, तो यन ट्रेडिंग की अट्रैक्टिवनेस कम हुई। मगर जिन्होंने ऑलरेडी यन ट्रेड कर चुके हैं उनका क्या हुआ कि अभी करेंसी भी उधर स्ट्रेंथन होने लगा। तो अगर स्ट्रेंथन होता है तो ज़्यादा डॉलर उनको देने पड़ते हैं उसी सेम यन को खरीदने के लिए, क्योंकि वापस देना है यन ना, यन पे लोन लिया है। तो येन की करेंसी भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होने लगी। और अभी रिसेंटली क्या हुआ कि 155 एक साल पहले थी, अभी 162 तक गई और फिर एकदम 4% स्ट्रेंथन हो गया येन फ्रॉम 162 टू 157। तो वो स्ट्रेंथन होने से नेचुरली 4% स्ट्रेंथन होना, तो उनका प्रॉफिट जो है कम्प्लीटली गायब होने की तो एक डर आ गया। ये सब 2-3 दिन की बात कर रहा हूँ, तो अगले हफ्ते इसका असर दिखेगा, क्योंकि अभी यूएस भी इस येन को सपोर्ट करने के लिए जापानीज रिजर्व बैंक जो सेंट्रल बैंक है वो भी कर रहे हैं और इसलिए करेंसी को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर ये येन ट्रेड के लिए और करीबन $4 ट्रिलियन का येन ट्रेड दुनिया भर में हो रहा है। और मे बी कोरियन मार्केट में भी जो निवेश हुआ था वो येन के थ्रू कैरी ट्रेड के जरिए किया, तो वो करेक्शन का भी ये कारण हो सकता है। और इंडिया के लिए समझिए, देखिए हमारी टोटल जो 900 बिलियन का एफआई इक्विटी प्लस डेट का एक्सपोजर है उसमें 2 से 2.5% येन रिलेटेड एक्सपोजर है, हम समझते हैं। तो करीबन 20-25 बिलियन डॉलर का एक इम्पैक्ट आ सकता है। बट एज लॉन्ग एज वो एक हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता चल के तो एफआई की ये करेक्शन तो आती रहेगी ना, चलेगा। मगर झट से आने से इंडिया के ऊपर भी थोड़ा असर पड़ सकता है, इसको ध्यान से देखने की ज़रूरत है। वो होगा सेकेंड ट्रिगर। थर्ड ट्रिगर क्या है, मानसून का प्रोग्रेस तो होता ही है, क्योंकि अभी और 2 हफ्ते बाकी है। अगस्त मिडिल तक आपको सोइंग सीजन खत्म हो जाएगा। उसके बाद मानसून क्या भी हो, हार्वेस्ट के टाइम में आपको एल नीनो आएगा कि नहीं वो उसके बारे में सोचने लगेंगे। अब के लिए मानसून का द एंड है, तो एक फाइनल अच्छा होगा तो क्रॉप की शॉर्टेज जो अब तक 4.7% शॉर्टफॉल दिख रहा है पिछले साल के माफिक, वो कवर हो सकता है। तो उसको भी इस हफ्ते का मानसून अपडेट से ट्रैक करेंगे। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो है आरबीआई की पॉलिसी। क्योंकि एक तरफ फूड इन्फ्लेशन बढ़ रही है, शॉर्टफॉल है सोइंग में, और तेल का दाम भी 90 पार हो रहा है। तो ये सब आरबीआई के मन में होगी, मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी के डिस्कशन में होगी। 3 से 5 को डिस्कशन है और 5 को डिसीजन है। अब के लिए एक्सपेक्टेशन है कि न्यूट्रल रहेगा, मगर कुछ उन्होंने वर्ड्स में कुछ हॉकिश कुछ इस्तेमाल किया तो मार्केट्स के लिए अच्छी नहीं होगी, मगर ऑपोजिट भी ट्रू है, तो प्रेडिक्ट नहीं करते। और बीच हफ्ते में उससे 5th के आसपास ही लास्ट वीक का फेड का डिसीजन का मिनट्स में क्या चर्चा हुआ था उसका मिनट्स रिलीज होगा। उससे भी मार्केट, अमेरिकन मार्केट को फ्यूचर डायरेक्शन मिलेगी। और फाइनल बात आने वाले हफ्ते के बारे में क्या है, वो है कि 550 कंपनियां की रिजल्ट डिक्लेयर होने वाली है। तो बहुत इंटेंसिव हफ्ता है, बहुत चीज़ों को ट्रैक करने की ज़रूरत है। तो इसलिए सबका मन मार्केट की ये सब ट्रिगर्स के ऊपर रहना चाहिए और ट्रैक करना चाहिए। तो मिलते हैं, मैं तो हर रोज़ अपडेट देता रहूँगा। और पिछले हफ्ते का डिटेल्ड का मैंने यूट्यूब पोस्ट डाला है, और शायद मैं इस हफ्ते के ट्रिगर के बारे में भी एक पोस्ट डालूँगा, उसको भी ज़रूर पढ़िए यूट्यूब में, फेसबुक में और लिंक्डइन में। धन्यवाद, मिलते हैं मंडे को।